हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए एविएशन की पुस्तक गद्य गरिमा में चीनी फेरी वाला, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा और चीनी फेरी वाला स्मृति की रेखाएं से ली गई है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। तो लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म है 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये 40 सालों से बोलते हैं कि इनकी जो निराला की पुस्तकें हैं इनको बांध कर रखी थी और इन्होंने जब 7 साल की उम्र थी तब इन्होंने लिखना शुरू किया था और ये हॉस्टल में थी। तो इनकी रूम पार्टनर थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सो इनकी जो फेमस रचनाएं में जो है निर्जा है, यह दल यात्रा है, संत गीता है, सागर संग्रह है, निर्झर संघमित्रा। और तो चलिए दोस्तों, हम चीनी फेरी वाला के बारे में जान लेते हैं कि लेखिका क्या कहती हैं। तो यहाँ पे चीनी फेरी वाला के बारे में लेखिका बताती है कि मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है। कुछ समतल मुख एक ही सांचे में ढले जान पड़ते हैं और उनकी एक सरता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक की गठन में भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। कुछ तिरछी, अधगुली और विरल भूरी बरूनिया वाली आंखों की तरह रेखाकृति देखकर भांति होती है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीरकर बनाई गई हैं। स्वाभाविक पीतवर्ण धूप के चरण चिन्हों पर पड़े हुए धूल के आवरण के कारण कुछ ललछोहे सूखे पत्तों की समानता पर लेता है। आकार, प्रकार, वेशभूषा सब मिलकर इन दूरदेशियों को यंत्र चालित पुतलों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर भी एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन है। तो आगे कहती हैं लेखिका कि पर आज उन मुखों की एक रूप समष्टि में मुझे अर्ध नीलिमामयी आंखों के साथ एक मुख स्मरण आता है, जिसकी मौन भंगिमा कहती है, हम कार्बन की कापियाँ नहीं है, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के शब्द में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं तो तुम पढ़कर देखो ना। कई वर्ष पहले की बात है, मैं तांगे से उतरकर भीतर ही आ रही थी कि भूरे कपड़े का गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर आता हुआ दिखा। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वह लौटा जा रहा था। कुछ लोग मेम साहब, दुर्भाग्य का मारा चीनी, उसे क्या पता कि वह संबोधन मेरे मन में रोज की सबसे तुंग तरंग उठा देता। मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय है, पर यह विजाति संबोधन मानो सारा परिचय छीन कर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निराशा होकर ना लौटना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं फॉरेन विदेशी नहीं खरीदती। हम क्या फॉरेन है, हम तो चाइना से आता है। कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न क्षोभ भी था। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए पतलून और पैजामों का सम्मिलित परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ता तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, वह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। मेरी उपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुंची। यह सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। हमको भाई बोला, हाँ तुम जरूर लेगा। हाँ, होम करते हाथ जलाना वाली कहावत हो गई। विवश कहना पड़ा, देखो तुम्हारे पास क्या है। चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारता हुआ कह चला, बहुत अच्छा सिल्क आता है सिस्टर, चाइना सिल्क क्रेप। बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मेजपोश खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा चलो छुट्टी हुई। इतनी कम कीमत होने के कारण चीनी अवश्य अब कभी इस और भूल ना करेगा। पर कोई 15 दिन बाद वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बाजा बजाकर गुनगुनाता हुआ मिला। मैंने उसे
कुछ बोलने का अवसर ना देकर व्यस्त भाव से कहा, अब तो मैं कुछ ना लूंगी। समझे चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा से बोला, सिस्टर आपका वास्ते ही लाता है, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया है। हम इसको पॉकेट में छिपा के लाता है। देखा कुछ रुमाल थे, उदी रंग के डोरे भरे हुए, किनारों का हर घुमा और कोनों में उसी रंग के बने हुए फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रही थी, जीवन के अभाव की करुण कहानी भी कह रही थी। मेरे मुख के निषेधात्मक भाव को लक्ष्य कर अपनी नीली रेखाकृत आंखों को जल्दी जल्दी बंद करते और खोलते हुए वह एक सांस में सिस्टर का वास्ते लाता है, सिस्टर का वास्ते लाता है दोहराने तिहराने लगा। मन में सोचा, अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा उस चिढ़ाने में कोई तथ्य भी रहा होगा, अन्यथा आज एक सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ जब तब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। चीन का साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है, इसका पता भी उसी चीनी की परिष्कृत रुचि में मिला। नीली दीवार पर किस रंग के चित्र सुंदर जान पड़ते हैं, हरे कुशन पर किस प्रकार के पक्षी अच्छे लगते हैं, सफ़ेद पर्दे के कोने में किस बनावट के फूल पत्ते खिलेंगे आदि के विषय में चीनी उतनी ही जानकारी रखता था जितनी किसी अच्छे कलाकार से मिलेगी। रंग से उसका अति परिचय यह विश्वास उत्पन्न कर देता था कि वह आंखों पर पट्टी बांध देने पर भी केवल स्पर्श से रंग पहचान लेगा। चीन के वस्त्र, चीन के चित्र आदि की रंगमयता देखकर भ्रम होने लगा कि वहाँ की मिट्टी का हर कण भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ ना हो। चीन देखने की इच्छा प्रकट हुई। सिस्टर का वास्ते हम चलेगा कहते कहते चीनी की आंखों की नीली रेखा प्रसन्नता से उजली हो उठती। अपनी कथा सुनाने के लिए वह विशेष उत्सुक रहा करता था। वह कहने सुनने वाले के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और वर्मा भाषाएं आती थी, जिसके संबंध में अपनी सारी बुद्धि के साथ मैं आँख के अंधे का नाम नयन सुख की कहावत चरितार्थ करती थी। अंग्रेजी की क्रियाहीन संज्ञाओं और हिंदुस्तानी की संज्ञाहीन क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसे कथा का सारा मर्म बांध नहीं पाता था। पर जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती, प्राय करुण होती है और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में सामर्थ्य है। चीनी फेरी वाले की कथा भी इसका अपवाद नहीं। जब उसके माता पिता ने मांडले वर्मा आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधारी, उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी ना देख पाने पर भी मनुष्य ऐसा स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में जानना बाकी नहीं है। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य को संसार में बांधने वाला विधाता माता ही है। इसी से उसे न मानकर संसार को मानना सहज है, पर संसार को मानकर उसे मानना असंभव ही रहता है। पिता ने जब दूसरी वर्मा चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन मातृहीनों की यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते रखते एक दुर्घटना में पिता भी प्राण खो गए। अन्य अबोध बालकों के समान उसने सहज ही अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, पर बहन और विमाता में किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था, वह इस समझौते से उत्तरोत्तर विषाक्त बनने लगा। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसको नहीं, उसके अबोध भाई को कष्ट देकर भी चुकाया जाता था। अनेक बार उसने ठिठुरती हुई बहन की कंपित उंगलियों में अपना हाथ रखकर अपने मलिन वस्त्रों में अपने आंसुओं से धुला मुख किया और उसी की छोटी सी गोद में सिमटकर भूख भुलाई थी। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंदकर बंद द्वार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहन को ओस के गीले बालों में अपनी ठिठुरती हुई उंगलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए उसने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहन के फीके गाल पर चुपचाप ढुलक आने वाले
आंसू की बड़ी बूंद देखकर वह घबराकर बोल उठा था, उसे कहवा नहीं चाहिए, वह तो पिता को देखना भर चाहता है। कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियां धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया। व्यथा की कौन सी अंतिम यात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला, इसे अबोध बालक क्या जाने। एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी रात आंख खोली, पर विमाता को कुशल कारी बाजीगर की तरह मैली कुचैली बहन का काया पलट करते हुए देखा। उसने उसके सूखे होठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़ दौड़ कर लाली फेरी। उसके फीके गालों पर चौड़ी हथेली में घूम घूम कर सफेदी गुलाबी रंग भरा। उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेर घेर कर संभाला और तब नए रंगीन वस्त्रों से सजी हुई उस मूर्ति को एक प्रकार से ठेलती हुई विमाता रात के अंधकार में बाहर अंतर्निहित हो गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय ने रोने में शरण पाई। कब वह रोते रोते सो गया इसका पता नहीं, पर जब वह किसी के स्पर्श से जागा तो बहन उस गठरी बने हुए भाई के मस्तक पर मुख रखकर सिसकियां रोक रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन खिलौने, पर बहन के दिनों दिन विवर्ण होने वाले ओठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउडर मला जाने लगा। बहन के सिजते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक करता था, पर वह किससे कहे, क्या करे, यह उसकी समझ के बाहर की बात थी। बार बार सोचता था कि पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। उसके स्मृति पट पर माँ की कोई रेखा नहीं, परंतु पिता का जो अस्पष्ट चित्र अंकित था उनके स्नेहशील होने में संदेह नहीं रह जाता। प्रतिदिन निश्चित करता कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछूंगा और एक दिन चुपचाप उनके पास पहुंचेगा और उसी तरह चुपचाप उन्हें घर लाकर खड़ा कर देगा। तब यह विमाता कितनी डर जाएगी और बहन कितनी प्रसन्न होगी। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सौहार्दता कम नहीं रही। इसी से बालक एक कोने में सिकुड़ कर खड़ा हो गया और आने वालों को से हकला कर पिता का पता पूछने लगा। कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुरा दिए, पर एक दो ने दुकानदार से कुछ ऐसी बात कही जिससे वह बालक को हाथ पकड़कर बाहर ही छोड़ आए। इस भूल की पुनरावृत्ति होने पर विमाता से दंड दिलाने की धमकी भी दे गया। इस प्रकार उसकी खोज का अंत हो गया। बहन संध्या होते ही काया पलट, फिर उसका आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों में लौटना। विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैरों से बिछौने से उछलकर उतर आना, बहन के शिथिल हाथों से बटुए का छिन जाना और उसका भाई के मस्तक पर मुख रखकर स्तब्ध भाव से पड़े रहना आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे। पर एक दिन बहन लौटी ही नहीं। सवेरे विमाता को कुछ चिंतित भाव से उससे खोजते देख बालक सहसा किसी अज्ञात भय से सिहर उठा। बहन उसकी एकमात्र आधार बहन पिता का पता ना पा सका और बहन भी अब खो गई। जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा फिरने लगा। रात में वह जिस रूप में परिवर्तित हो जाती थी उसमें दिन को उसे पहचान सकना कठिन था। उससे वह जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए जाती देखता, उसके पास पहुंचने के लिए सड़क के एक ओर से दूसरी ओर दौड़ पड़ता। कभी किसी से टकराकर गिरते गिरते बचता, कभी किसी से गाली खाता, कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, बड़ा क्या इतना जरा सा लड़का भी पागल हो गया है। इसी प्रकार भटकता हुआ वह गिरह कटो के गिरोह के हाथ लगा और तब उसकी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों से बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि करतब सिखाते हैं, उसी तरह से वे सब उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंध मांस से भरे और फटे चित्रे, टूटे बर्तन और मैले शरीर में बसे हुए कमरों में बंद कर कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय में पारंगत बनाने लगे। कुत्ते के पिल्ले के समान ही वह घुटनों के बल खड़ा रहता और हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख चुका था कि अभिनय में भी वह बार बार भूल करता और मार खाता, पर क्रंदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ रहा था कि जरा मुंह बनाते ही दोनों आंखों से दो गोल बूंद नाक के दोनों ओर निकल आती और पतली समांतर
रेखा बनाती और मुंह के दोनों सिरों को छूती हुई ठुड्डी के नीचे तक चली जाती। इससे अपनी दुर्लभ शिक्षा का फल समझकर रोह से काले उदर पर पीला सा रंग बांधने वाला उसका शिक्षक प्रसन्नता से उठकर उसे लात जमाकर पुरस्कार देता। वह दल बर्मा, चीनी, श्यामी आदि का सम्मिश्रण था। इसी से चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी के सिद्धांत का पालन बड़ी सतर्कता से हुआ करता था। जो उस पर कृपा रखते थे उनके विरोधियों का स्नेहपात होकर पिटना भी उसका परम कर्तव्य हो जाता था। किसी की कोई वस्तु खोते ही उस पर संदेह की ऐसी दृष्टि आरंभ हो जाती थी कि बिना चुराए ही चोर के समान कांपने लगता, और तब उस चोर के घर छिछोर की जो मरम्मत होती उसका स्मरण करके चीनी की आंखें आज भी व्यथा और अपमान से भक भक जलने लगती। सबके खाने के पात्र में बचा उच्छिष्ट एक तम चीनी के टेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढककर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली बिल्ली के साथ खाता था। बहुत रात गए तक उसके नरक के साथ एक एक कर आते रहे और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा आभास हो चला था। जो हल्के पैरों की जल्दी जल्दी रखता था उसे बहुत कुछ मिल गया था। जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ लौटता हुआ खाली हाथ था। जो दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बहता हुआ शराब में सब खोकर बेसुध है। जो दाहिनी से ठोकर खाकर थम थम पैर रखता वह घुसता है। उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया आदि का ज्ञान उसे अनजान में प्राप्त हो गया। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से नहीं हो जाती तो इस साधना से प्राप्त विद्वता का अंत क्या होता यह बताना कठिन है। पर संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह नापना कि रत्ती बराबर भी आगे ना बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए। रुपए से ले के पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका कर दे डालना आदि का ज्ञान कम रहस्यमय नहीं था। पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के उच्छिष्ट सहभोज की आवश्यकता नहीं रही और दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकरों में पुरस्कृत होने की विशेषता जाती रही। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया था कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्या एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठा पूर्वक कर सकता और किसी को छिपाकर। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसका पता ना पा सका। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती। कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती और कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते। उस रहस्यमय सूत्रधारणी विमाता भी संभवतः पुनर्विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कहीं दूर चली गई थी। इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग बंद हो गया था। इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया। फिर 2 वर्ष कलकत्ता में रहकर और अन्य साथियों के साथ उसे इसी ओर जाने का आदेश मिला। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा है और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता है। चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन को ढूंढ लेने की, जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में और दूसरी के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। बीच बीच में महीनों के लिए बाहर चला जाता है, पर लौटते ही इस स्तर का वास्ते ई लाता है कहता हुआ कुछ लेकर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार देखते देखते मैं इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब एक दिन वह सिस्तर का वास्ते कहकर और शब्दों की खोज करने लगा तब मैं उसकी कठिनाई ना समझकर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला कि बुलावा आया, यह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचे और ना बेचने पर मालिक को हानि पहुंचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उसे आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं तो वह मालिक को का हिसाब चुकाकर तुरंत देश की ओर चल दे। किसी दिन पिता का पता पूछे जाने पर वह हकलाया था, आज भी संकोच से हकला रहा था।
मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गईं। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्टर? मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आई। उसका इतना बड़ा चीन रहते हुए अकेला कैसे होगा? मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपए की चर्चा ही क्या, पर कुछ अपने पास खोज ढूंढकर और कुछ दूसरों से उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया। मुझे अंतिम अभिवादन कर वह चंचल पैरों से जाने लगा। तब मैंने पुकार कर कहा, यह गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मित के साथ घूमकर सिस्टर का वास्ते ही कह सका। शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। और आज कई वर्ष हो चुके हैं, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर ना जाने क्यों वे दोनों भाई बहन मेरे स्मृति पटल से हटते ही नहीं। आगे कहती हैं लेखिका, चीनी की गठरी में कई थान मैं अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बना कर खर्च कर चुकी हूँ, परंतु अब भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे कागज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इन थानों को देखकर एक खादी भक्त बहन ने आक्षेप किया, जो लोग बाहर विशुद्ध खद्दरदारी होते हैं वे भी विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं, इसी से तो देश की उन्नति नहीं होती। तब मैं बड़े कष्ट में हंसी रोक न सकी। वह जन्म का दुखियारा, मात्र पितृ विहीन और बहन से बिछड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मसंतोष पा गया है। इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन यही कहता है। इस प्रकार से लेखिका चीनी पेरीवाले की जो समरी है, कहानी है कि उसके घर में कैसे आया, कैसे उसके साथ बातचीत होती, इस बारे में बताती हैं। तो दोस्तों कमेंट्स करिए, लाइक करिए, पसंद करिए। धन्यवाद।